Hello guys, the topic for this video would be the chemical regulation of respiration. We'll be talking about the peripheral chemoreceptor, the chemical chemoreceptor. We'll be also talking about the actual mechanism at molecular basis, molecular level, the functioning of these receptors. Okay, so I have already written that chemical regulation of respiration, that is having that includes the peripheral chemoreceptors and the central. I have written chemical here. Please correct it. This would be the central chemoreceptors. Here would be the central chemoreceptors. So peripheral and central chemoreceptors. The peripheral chemoreceptors, we know that they include the carotid body and the aortic body. Remember that carotid body, that is about 3 times more efficient than the aortic body. ओके और कैरोटिड बॉडी कहाँ पर होगी? इट वुड बी प्रेजेंट एट द बाइफिकेशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. तो उसके बाइफिकेशन पे कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होगी और एओर्टिक आर्च में एओर्टिक बॉडी वुड बी प्रेजेंट. दीज मे बी 2 or 3 नंबर, मैक्सिमम दे कैन बी एज मच एज 6 in number. ओके 6 in number जितने हो सकते हैं. देन यहाँ इनके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, we'll be talking about that, but the afferent neurons from here, from the carotid body, that would be carried by the glossopharyngeal nerve or the 9th cranial nerve, and from the aortic body the afferents would be carried by the vagus nerve, which is the 10th cranial nerve. कहाँ पर जाएंगे? We know, we have already studied in the previous video, they would go to the DRG, which was the sensory integration center present in the medulla. वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अगर ये स्टिमुलेटेड हैं तो वहाँ पर किसको इनहिबिट करेंगे? एपन्यूस्टिक सेंटर. ओके सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट. सो दे इंक्लूड द टाइप 1 ग्लोमस सेल्स एंड द टाइप 2 ग्लोमस सेल्स. मेजरली टाइप 1 ग्लोमस सेल्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्पल्स कंडक्शन. तो टाइप 1 ग्लोमस सेल्स, दीज आर एक्चुअली द सेंसरी सेल्स. और ये कब एक्टिवेट हो सकते हैं? दे कैन बी एक्टिवेटेड बाय इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, विच इज हाइपरकैप्निया, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, विच वुड बी हाइपोक्सिया. हर टाइप के हाइपोक्सिया से नहीं होंगे स्टिमुलेट, अनीमिक हाइपोक्सिया से स्टिमुलेट नहीं होंगे. ठीक है, सो दैट ये पूछा भी जाता है कि अनीमिक हाइपोक्सिया से क्यों स्टिमुलेट नहीं होते. सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. एंड इंक्रीज इन द प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इन द ब्लड. ओके, उसके अलावा ये दो मुझे और फैक्टर्स मिले, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपर इंसुलिनोमा. दीज वुड ऑल्सो स्टिमुलेट द टाइप 1 ग्लोमस सेल्स. ओके, टाइप 1 और टाइप 2 ग्लोमस सेल्स क्या हैं? दीज आर जस्ट हेल्पर सेल्स, सस्टेंटेक्युलर सेल्स. अब आ जाते हैं मैकेनिज्म पे. मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन बहुत बारी पूछा जाता है. सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन. सो दिस इज द टाइप 1 ग्लोमस सेल्स. ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड द ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. दे आर द ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. These are special type of potassium channel, oxygen sensitive potassium channel. Normally क्या है, ये चैनल जो है ओपन रहते हैं और ओपन रहेंगे तो we know intracellular concentration of the potassium that is much higher than the extracellular potassium concentration. So if these channels, these are open, normal case में सिनेरियो में, तो क्या होगा? तो पोटेशियम का इफ्लक्स होता रहेगा. ठीक है, पोटेशियम का इफ्लक्स होगा तो हाइपर पोलराइज स्टेट वुड बी मेंटेन. क्यों हाइपर पोलराइज? क्योंकि सेल इज लूजिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो इंट्रासेल्युलरली नेगेटिव है. लेकिन क्या हुआ हाइपोक्सिया में, ऑक्सीजन तो है नहीं, सो ऑक्सीजन लेवल्स आर लो. इसकी वजह से ये पोटेशियम चैनल्स, दीज आर क्लोज्ड. ओके, अब ये पोटेशियम चैनल बंद हो गए. इसका मतलब क्या है? पोटेशियम का इफ्लक्स नहीं हो पा रहा, मतलब इंट्रासेल्युलरली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा तो अंदर ही रह रहा है. सो इंट्रासेल्युलरली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, विच विल रिजल्ट इन डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा. अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा? देयर आर वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स. दे आर वोल्टेज सेंसिटिव calcium channels are present. Okay, voltage sensitive calcium channels are present. जब भी अंदर depolarization हुई, so these are activated, and we know again the extracellular concentration of calcium is much higher than intracellular concentration of calcium. तो calcium का influx होगा. calcium का क्या होगा? influx होगा. इसकी वजह से this is the cell which gets discharged. जब calcium का influx होगा तो this calcium would be responsible for the exocytosis of the
स्टोरेज सिक्रीटरी वेसिकल्स जो अंदर है, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन हो सकता है? सो पहले माना जाता था कि दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामीन, ये डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है. बट नाउ रिसेंटली ATP and acetylcholine, these are considered as the neurotransmitters at here. और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ जाएंगे? एफरेंट न्यूरॉन्स में, जो कि अगर कैरोटिड बॉडी है तो 9th होगा ग्लॉसोफैरिंजियल, और अगर कैरोटिड है तो ग्लॉसोफैरिंजियल, और एओर्टिक है तो वेगस. फिर वो जाएंगे कहाँ पर? DRG में. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. बहुत हॉच पॉच हो गया, आई कैन ड्रॉ अगेन. तो पहला स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हमारे पास स्पेशल चैनल से पोटेशियम सेंसिटिव, सॉरी these are ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, जो कि नॉर्मल उसमें ओपन है. ओपन होने की वजह से क्या है कि पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है, बट इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स नॉर्मली दीज आर ओपन. ठीक है. अब क्या हुआ? हाइपोक्सिया हुआ. हाइपोक्सिया की वजह से क्लोजर ऑफ दीज चैनल्स, क्लोजर ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? पोटेशियम इफ्लक्स इज स्टॉप्ड, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगी. डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होगा? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल ओपन अप. वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल ओपन अप. अब दिस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की वजह से क्या होगा? सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स which are storing the neurotransmitters, these would be released. So इसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस किसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स का. and these neurotransmitters can be, पहले सोचा जाता था डोपामिन, but now ATP and acetylcholine, and then these will be carried by the afferent neurons, which in case of carotid body 9th cranial और एओर्टिक में 10th cranial. कहाँ जाएगा? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि सेंसरी इंटीग्रेटिंग सेंटर था. दिस वाज द न्यूरोनल बेसिस ऑफ एक्टिवेशन. अब हमने देखा कि हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड था, है ना. वी सॉ दैट दिस क्लोजर ऑफ द ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, दिस वाज हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड. फिर हमने ये भी कहा था कि इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड इंक्रीज इन द प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, दिस विल ऑल्सो कॉज द सेम रिजल्ट. तो ये भी किसी ना किसी और मैकेनिज्म के थ्रू इस चैनल का क्लोजर ही करवाएगा. ठीक है. डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. इसलिए इसे कहते हैं इनडायरेक्टली. तो आई एम कंक्लूडिंग कि हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया एंड इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 and increase in the proton concentration, this will also cause similar effect. लेकिन hypoxia would cause this effect directly, direct effect, and these will cause these hypercapnia and increase in proton concentration would cause the same result indirectly. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि which is the direct stimulus for peripheral chemoreceptor? Hypoxia. Which is indirect? This is, these are the two. अच्छा. Which is most sensitive? तो याद रखना है most sensitive stimulation, चाहे central हो चाहे peripheral हो, increase in partial pressure of CO2, this is the most sensitive stimulus for the firing of these chemoreceptors, for firing of these chemoreceptors. अब we have talked about the peripheral chemoreceptors. Now we come to the central chemoreceptors. Now I'll be discussing about the central chemoreceptors. So central कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स. सो ये प्रेजेंट होंगे कीमो सेंसिटिव जोन ऑफ मेडुला, जो कि वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में प्रेजेंट है. कहाँ प्रेजेंट होगी? सो मेडुला में, वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला, कीमो सेंसिटिव जोन. सो कीमो सेंसिटिव जोन. ओके. स्टिमुलेटेड बाय, वहां पर स्टिमुलेटेड बाय, अब वहां पर देखो पेरिफेरी में क्या था? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में दे वर स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया, बट यहाँ पर हाइपोक्सिया स्टिमुलेशन नहीं देता. ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स ओनली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. आई विल बी कंक्लूडिंग. लेकिन मेडुला में क्या है? ओके. सो ये दीज आर स्टिमुलेटेड बाय
stimulated by proton concentration in CSF या फिर interstitial fluid only, and CO2 increased partial pressure of CO2 in blood. ये increase in proton concentration only in CSF, not increase in proton concentration in blood. blood में अगर प्रोटॉन बढ़ जाए तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या है, आयनिक चार्ज्ड बॉडी है विच कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. लेकिन CO2 क्या है, दैट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. ठीक है, तो अब हम ड्रॉ करते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या. सो ये सपोज न्यूरॉन है, ठीक है, जो फायर करेगा. अब ये न्यूरॉन और यहाँ पर CSF है. ओके, एंड दिस इज योर कैपिलरी. ओके, तो सिंपली CSF में क्या है, CSF में हमारे पास CO2 है. CO2 कहाँ से आई, डिफ्यूज होके आई ब्लड से. अब दिस CO2 वुड कंबाइन विद वाटर, CO2 प्लस वाटर, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज वुड बी द एंजाइम. बाइकार्बोनिक एसिड बनेगी H2CO3 which will break down into H plus and HCO3 negative. Now this H plus would stimulate this. ठीक है, तो मतलब H plus या तो CSF में पहले से ही प्रेजेंट हो या फिर ब्लड से CO2 आए और फिर H plus बने तब स्टिमुलेट होगा. दिस वुड बी स्टिमुलेशन, दिस विल कॉज स्टिमुलेशन. तो अगर मैं कहूँ डायरेक्ट स्टिमुलस फॉर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, मैंने पेरिफेरल में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था, यहाँ पर डायरेक्ट स्टिमुलस फॉर central chemoreceptor would be the H plus concentration in CSF. Okay, and the indirect क्या होगा, increase in partial pressure of CO2. ठीक है, in the blood. CSF में भी हो सकता है, blood में भी हो सकता है. Now सबसे important एक conclusion के basis पे, so हाइपोक्सिया एक हमने फैक्टर देखा था, हाइपोक्सिया एक फैक्टर देखा था. सो हाइपोक्सिया वुड स्टिमुलेट ओनली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ओनली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. हाइपोक्सिया विल स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर ओनली, सिर्फ और सिर्फ. ओके, इनफैक्ट क्या है, सीवियर हाइपोक्सिया वो सेंट्रल रिसेप्टर को इनहिबिट करता है. तो हमें सिर्फ इतना याद रखना, हाइपोक्सिया पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है. फिर एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन H प्लस कंसेंट्रेशन इन ब्लड. तो मैंने ये बता चुकी हूँ कि दिस वुड इंक्रीज अगेन ओनली पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. फिर है इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दिस विल स्टिमुलेट बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल. ठीक है, इनफैक्ट इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सेंट्रल को ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, कितना, 80%, और पेरिफेरल को जस्ट 20% स्टिमुलेशन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर. उसके बाद नाउ लेट अस कम ऑन टू द ग्राफ्स एंड चार्ट्स. In the previous video guys, I was not able to show you all the graph and chart simultaneously, but now I'm trying. So ये graph and charts हैं मेरे college के questions. So first question says name the chemical stimuli. This is the location of carotid and aortic bodies. Name the chemical stimuli to which the carotid and aortic bodies, these are sensitive. So I've already told these are the peripheral chemoreceptors. ये hypoxia से stimulate हो सकते हैं, ये increase in the partial pressure of CO2 से stimulate हो सकते हैं. They can also be stimulated by increase in the proton concentration in the blood. Name the afferent nerves from respective. A is your carotid body से glossopharyngeal 9th cranial nerve, and B aortic body से vagus nerve. What are different types of cells present? I've already discussed that type 1 are the glomus cells, which would be acting actually as sensory. They would actually be serving the purpose of chemoreceptors, and the type 2 glomus cells, which are nothing but the supporting or sustentacular cells. Explain molecular mechanism of carotid body depolarization. I have explained in detail. Now the next question.
Effect of CO2 on central chemoreceptor. Where are central chemoreceptors located? तो यहाँ central chemoreceptors, these are located on the ventral side of the medulla, chemosensitive zone. What is primary stimulus for central chemoreceptors? So proton, increase in proton concentration in CSF or in the interstitial fluid of the brain. Okay, then how does CO2 affect the central chemoreceptor? So it increases the activity of central chemoreceptors. Why? Because CO2 gets converted into वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनिक एसिड और फाइनली प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ा देता है. हाउ डज ऑक्सीजन इफेक्ट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर? सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट डज नॉट इफेक्ट सेंट्रल कीमोरिसेप्टर. अच्छा, now this is another graph, important graph है, which says the relationship between the arterial oxygen tension and the frequency of carotid nerve firing. तो question says why carotid body, हमारे पास एक ग्राफ है, x axis पे क्या है, arterial partial pressure of oxygen है, and y axis पे क्या है, carotid body nerve impulses per second, rate of firing. ठीक है. Question says why carotid body nerve impulses, they increase markedly only when partial pressure of oxygen falls less than 60 millimeters of mercury. So again let us discuss this. मैं यहाँ पर draw तो नहीं कर सकती, I'll share again. Okay, so अब क्या है, इस पे हमने ग्राफ है, ये है x axis, x axis पे partial pressure of oxygen दे रखा था और y axis पे rate of firing था. ठीक है, और कुछ ग्राफ ऐसा दे रखा था, और जो ये इंक्रीज करना शुरू किया ना, ये वाली लिमिट थी 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, यू कैन चेक बाय गोइंग डाउन. तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक ये फायरिंग जो है ये स्लो क्यों होती है. यू कैन इजीली सी इन द ग्राफ कि मतलब ये बहुत पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, फिर भी रेट ऑफ फायरिंग मच इंक्रीज नहीं हो रही. लेकिन 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जब ड्रॉप करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो एकदम से शूट अप होता है रेट ऑफ फायरिंग. ऐसा क्यों होता है? सो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है. देखो, दो रीजंस होते हैं. पहला रीजन आई एम डिस्कसिंग कि जब भी हाइपोक्सिया होगा तब वी नो हाइपोक्सिया की वजह से वेंटिलेशन बढ़ेगा, रादर वी कैन से हाइपर वेंटिलेशन होगा. वेंटिलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा, CO2 वॉश आउट होगी बॉडी से CO2 वॉश आउट होगी, मतलब बॉडी जो है वो अल्कलाइन हो रहा है. ठीक है, बॉडी फ्लूइड है, जैसे ब्लड है वो अल्कलाइन हो रहा है. एंड वी नो कि H+ जो है वो वेंटिलेशन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन अल्कलाइन मीडियम तो इनहिबिट करेगा. तो ये रीजन है कि ये इनहिबिट हो जाती है. ठीक है, इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ती. दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि हाइपोक्सिया है, तो इसका मतलब डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी बॉडी में. एंड वी नो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्सेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ बेटर एसिड. हमें पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ बेटर एसिड, व्हिच मींस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अल्कलाइन, ये भी कह सकते हैं. इन दोनों रीजंस की वजह से, ठीक है, इन दोनों रीजंस की वजह से 60 मिलीमीटर से पहले तक ज्यादा फायरिंग नहीं होती, बट टिल द 60 मिलीमीटर रेंज उसके बाद एक्सेस में फायरिंग होती है. इट ओवरकम्स दीज टू फैक्टर्स, इसीलिए एकदम से रेट ऑफ फायरिंग बढ़ जाता है. ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन मेक्स सेंस नाउ. सो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. सो 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बाद यू कैन सी एकदम से रेट ऑफ फायरिंग, ये देखो एकदम से रेट ऑफ फायरिंग बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स. अच्छा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यही क्वेश्चन है, why carotid body nerve impulses increase markedly only after I have explained this. What is effect of increase in carotid body nerve impulses on pulmonary ventilation, so that ventilation increases? And what is effect of anemic hypoxia in carotid nerve impulse? This is another important question. So anemia से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो अनीमिया के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम नहीं होता है ना. अनीमिया के अंदर मेन रीजन क्या होता है hypoxia का? The main reason for hypoxia is decreased in the oxygen, decrease in the hemoglobin. So anemic hypoxia के का रीजन क्या है? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन या आरबीसी कम होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी, जिसकी वजह से टोटल ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम हो जाता है. टोटल ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल होता है. इट इज नॉर्मल.
और जो कैरोटिड बॉडी है ना, ये सिर्फ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मेजर करती है। ये कौन सी ऑक्सीजन मेजर करती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन किस में कम होगी, किस केस में कम होगी? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। लेकिन इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, इसलिए अनीमिक हाइपोक्सिया से फर्क नहीं पड़ता। So these were the questions which I had to discuss, and this completes our topic, which is the chemical regulation of respiration. That was all about it, and thank you guys. Please like the video, share the video amongst your classmates, and also please subscribe to the channel. Thank you.